Hello students, welcome to class 12th and today we are starting a new chapter in economics, that is foreign exchange rate. This is the second last chapter of our macroeconomics. Macroeconomics का second last chapter है. इसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर आएगा. छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. 2 और 3 डेज में अपना कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर. तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. सिर्फ इंट्रोडक्शन आज हम देखेंगे इसका कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये हम आज देखेंगे. फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन से जो एक्सचेंज कर रहे हैं हम, वो रेट क्या है, क्या कहते हैं उसे, वो चीज़ आज हम देखते हैं. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है. व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? सो लेट्स सी. फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज इज रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया, या फिर एनी अदर कंट्री हु इज गोइंग टू फॉरेन एक्सचेंज. कितनी भी करेंसीज हों, कोई भी करेंसीज हों अदर देन द डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अलावा जितनी भी अदर करेंसीज हैं, जो भी अदर करेंसीज हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी? फॉरेन एक्सचेंज कहलाएंगी हमारे लिए, यानी कि विदेशी मुद्रा. इन हिंदी अगर हम कहें, फॉरेन एक्सचेंज ही कहलाएंगी, यानी हमारी कंट्री की करेंसी के अलावा जो अदर कंट्रीज की करेंसीज हैं, वो सभी जो हैं वो क्या कहलाएंगी हमारे लिए? फॉरेन करेंसी कहलाएंगी. जैसे कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है. लेकिन अदर कंट्रीज की जो करेंसी है वो हमारे लिए क्या होंगी? फॉरेन एक्सचेंज होंगी. यानी कि अगर हम व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया से देखें, इंडिया के व्यू पॉइंट से देखें, तो इंडिया के लिए जो फॉरेन करेंसी होगी, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो होगा वो क्या होगा? जैसे अमेरिका की तरफ से देखें तो वो क्या होगा? डॉलर. फ्रांस से देखें तो क्या होगा? पाउंड. यूरोप से देखें तो यूरो. जापान से देखें तो येन. तो डिफरेंट कंट्रीज से हमारे व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया से, यानी किसी भी कंट्री के व्यू पॉइंट से डिफरेंट कंट्रीज की जो फॉरेन करेंसीज हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? उसका फॉरेन एक्सचेंज कहलाती हैं. अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की. तो ये तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है. जैसे ब्रिटिश पाउंड जो है वो हमारा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट? ये फॉरेन एक्सचेंज तो समझ में आ गया कि अदर कंट्रीज की जो करेंसी है वो होंगी हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज. लेकिन इनके रेट का क्या सिस्टम है वो देखें. FER, I denoted foreign exchange rate in a short form. The rate at which currency of one country, वो रेट जिससे या जिस पर किसी एक कंट्री की करेंसी कैन बी एक्सचेंज की जा सकती है फॉर द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री की करेंसी को लेकर. यानी कि मान लीजिए कोई एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी देकर दूसरी कंट्री की करेंसी को ले रही है, तो वो जिस रेट पर लेती है उसे हम क्या कहेंगे? यानी मान लीजिए हम कितने रुपए देकर डॉलर लेते हैं, वो रेट जो होगा उसे क्या कहेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट. दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. अगर दूसरे तरीके से देखें, ये समझ में आ गया होगा, यानी कि किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री अपनी कंट्री की करेंसी के बदले जब दूसरी कंट्री की करेंसी को लेती है, तो वो जिस रेट पर उस कंट्री की करेंसी को लेती है वही हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब हम इसको एक और फॉर्म में देख लेते हैं, एक और अदर वर्ड्स में देखें. द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी, जो कीमत चुकानी पड़ती है हमें डोमेस्टिक करेंसी में, इन ऑर्डर टू गेट, लेने के लिए, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की 1 यूनिट लेने के लिए आपको अपनी करेंसी की जितनी यूनिट्स देनी होती हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज
रेट बहुत सिंपल सी और इजी और बहुत अच्छी समझ में आने वाली डेफिनेशन है। देखिए, वो प्राइस यानी कि हमें दूसरी किसी और कंट्री की करेंसी की 1 यूनिट लेने के लिए अपनी करेंसी की जितनी यूनिट देनी पड़ती हैं या जितनी प्राइस चुकानी पड़ती है, जो कीमत चुकानी पड़ती है, वही क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हमें $1 लेने के लिए अपने 70 रुपीज देने होते हैं। ये रुपीज का साइन है। मान लीजिए हमें $1 लेने की, ये सिर्फ अज्यूम्ड है, ये आपसे कुछ पूछा है मैंने क्वेश्चन कि मुझे करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट बताओ इन डॉलर्स। करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट इन डॉलर्स बताएंगे आप लोग, चेक करके बताइएगा। तो $1 के लिए आपको मान लीजिए 70 रुपीज देने होते हैं, तो ये आपकी रेट हो गई, यानी 70 रुपीज आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट है इन डॉलर्स। डॉलर्स के लिए क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से आपको कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है। जितनी भी करेंसी है हमारी करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? दूसरी कंट्री की करेंसी लेने के लिए हम जिस रेट पर अपनी करेंसी इसको देते हैं वो होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट। या फिर हमें दूसरी कंट्री की करेंसी की 1 यूनिट लेने के लिए अपनी करेंसी में जो कीमत चुकानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ये जो एक्सचेंज रेट है ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, नेक्स्ट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फर्स्ट इज फिक्स्ड एंड सेकंड इज फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल भी कह सकते हो इसको। हम बात करेंगे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट जब फिक्स कर दी जाए, जो प्राइस हम चुका रहे हैं अदर कंट्री की करेंसी लेने के लिए, उसे जब फिक्स कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहेंगे। जैसे कि इट इज द रेट विच इज ऑफिशियली फिक्स्ड। ये वो रेट है जो पहले से ही ऑफिशियली क्या कर दी जाती है? फिक्स्ड कर दी जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये क्या है? ये वो रेट है, द रेट which is fixed by the government या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि बार बार इसमें फ्लक्चुएशंस नहीं आते, उतार चढ़ाव नहीं आते कि आज ये है और कल इतनी हो गई और फिर, यानी कि ये वो रेट है जो कि पहले से ही डिटरमाइन कर दी जाती है। ये जो रेट होती है ये किस में डिटरमाइन की जाती है? या तो इसे हम डिटरमाइन करते हैं इन करेंसीज या फिर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड।
क्योंकि या तो इसे करेंसीज में डिटरमाइन किया जाता है या फिर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में डिटरमाइन किया जाता है कि इतना गोल्ड जो है वो इस करेंसी से आएगा, तो वो इतना जितने गोल्ड के, जैसे मान लीजिए कोई एक करेंसी है उसको हमने 500 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल में रख दिया, तो 500 ग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल में जब आपने रखा तो उससे जितना आएगा तो वही उतना चेंज होता जाएगा। तो जैसे जैसे गोल्ड महंगा होगा तो करेंसी की वैल्यू भी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये बड़ा ही टिपिकल सा सिस्टम है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है। इन व्हेन वैल्यू ऑफ ईच करेंसी वाज डिफाइंड इन गोल्ड, जब गोल्ड में वैल्यू जब डिफाइन होती है तो एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स हो जाता है अकॉर्डिंग टू द गोल्ड वैल्यू। गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है एक्सचेंज, बिल्कुल एक्सचेंज सिस्टम क्या हो जाता है, बिल्कुल फिक्स हो जाता है। जैसे मान लीजिए $1 की जो वैल्यू है दैट इज 200 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी कि $1 की वैल्यू है आपकी 200 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब मान लीजिए कि 200 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है, ये हम ओल्डन डेज की बात कर रहे हैं। ओल्डन डेज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था ये पुराने टाइम में ही था, अब इसको चेंज कर दिया गया है। तो 200 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है मान लीजिए वो आता है ₹50 का, तो 50 रुपीज़ क्या हो गया, 200 ग्राम ऑफ गोल्ड की कीमत या प्राइस या वैल्यू हो गई। देन द वैल्यू ऑफ 200 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 50। सो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या हो गया इसका, 50 रुपीज़, यानी $1 इज इक्वल्स टू ₹50। $1 कितने के इक्वल में हो गया, ₹50 के इक्वल में। अब अगर मान लो कि जो गोल्ड है उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, गोल्ड की वैल्यू मान लीजिए इंक्रीज हो गई, गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई 100 रुपीज़, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, डॉलर की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 100 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है गोल्ड के टर्म्स में निकालने का, फिक्स्ड रहता है हमेशा। ये हो गया हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। ये सबको समझ में आ गया होगा, ये गवर्नमेंट या फाइनेंशियल अथॉरिटी जो है वो फिक्स कर देती है, या तो वो करेंसी की फॉर्म में फिक्स करती है या फिर गोल्ड की फॉर्म में फिक्स करती है। करेंसी की में फिक्स करेगी तो उसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं, डायरेक्टली आपको बता दिया जाएगा कि इतने रुपीज़ का ये फिक्स किया गया है। लेकिन जब ये गोल्ड की फॉर्म में फिक्स करती है तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरीके से गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होने पर जो करेंसी की फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो जाती है। हम बात करते हैं इस फॉरेन एक्सचेंज रेट की मेरिट्स की, कि इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इससे हमें फायदा होता है। फर्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से मतलब क्या है कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज सिस्टम जो है वो फिक्स्ड हो जाता है तो एक स्टेबिलिटी बनी रहती है ट्रेड एंड कॉमर्स में, मार्केट में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में। डे टू डे के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, बार बार के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अवॉइड हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों आ जाती है स्टेबिलिटी? बिकॉज लेकनेस ऑफ फ्लक्चुएशंस, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो फ्लक्चुएशंस जो है वो क्या हो जाते हैं, लेकनेस ऑफ फ्लक्चुएशंस आ जाती है। तो फ्लक्चुएशंस जब नहीं होंगे तो इकोनॉमिक पॉलिसीज हम उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, उसमें बार बार हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम है ये एनकरेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को।
इंटरनेशनल ट्रेड को ये एनकरेज करता है, क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं होता, अनसर्टेनिटी नहीं होती। रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती कि मान लीजिए कहीं पर भी इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसे कोई भी रिस्क या ऐसा कोई भी टेंशन नहीं होता है। तो इंटरनेशनली जो ट्रेड है वो आसानी से कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कर सकती हैं और ग्लोबलाइजेशन को एनकरेजमेंट मिलता है। ये हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट के सेकंड मेरिट। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बन सकता है, क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है एक्सचेंज रेट तो, और जब एक्सचेंज रेट फिक्स्ड होती है तो आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री से एक्सचेंज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के आइडियाज़ और लॉन्ग टर्म की जो भी प्लानिंग्स हैं वो कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो क्या है, बिल्कुल फिक्स है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ये तो हो गए इसके मेरिट्स। अब हम बात करेंगे इसके डीमेरिट्स की। Demerits of fixed exchange rate. First is use international reserve. यूज इंटरनेशनल रिजर्व ऑफ गोल्ड। गोल्ड के यहाँ पर बहुत बड़े बड़े यानी कि इस एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से गोल्ड के बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो रिजर्व्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। यानी गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और बड़े बड़े इंटरनेशनल रिजर्व बन जाते हैं गोल्ड के। उससे क्या होता है, रिचनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ रिच पर्सनस की रिचनेस ज़्यादा हो जाती है और पुअर तो पुअर ही रह जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कैपिटल ऑफ मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि जब बिहेवियर ही हम किस में कर रहे हैं, गोल्ड में कर रहे हैं, तो फिर रेस्ट्रिक्ट तो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो कैपिटल है वो मूव नहीं कर पाती, सिर्फ गोल्ड ही मूव करता है। तो एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है तो इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल फिक्स हो जाता है। अब जब इन्वेस्टमेंट फिक्स है तो ना तो किसी को प्रॉफिट की होप होगी और ना ही किसी को लॉस की होप होगी। जो भी है वो सब कुछ क्या चलेगा, फिक्स चलेगा। अब सब कुछ फिक्स चलेगा तो उसमें कोई भी किसी को भी उतार चढ़ाव की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी और कहीं पर भी मूवमेंट का जो कैपिटल है वो नहीं हो पाएगा। जितना जा रहा है उतना ही हर साल जाया करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है कि जो फ्लक्चुएशंस आने चाहिए जिससे इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। सो नेक्स्ट है डिस्करेज वेंचर कैपिटल। डिस्करेज वेंचर कैपिटल। देखिए वेंचर कैपिटल जो है इंटरनेशनल मनी, ये उसको डिस्करेज करती है, रेस्ट्रिक्टेड लार्जली, क्योंकि इंटरनेशनल मनी जो है, इंटरनेशनल जैसे वेंचर मनी का मतलब है आपके पास जो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के अंदर जो आपका पैसा लगता है उसको ये बिल्कुल क्या कर देती है, डिस्करेज कर देती है। क्यों कर देती है डिस्करेज? क्योंकि इससे क्या होता है, जितना भी पैसा लगने वाला है वो सारा पैसा गोल्ड में लग जाता है और गोल्ड में लगने वाला जो पैसा है वो सारा फिक्स्ड होता है। अब फिक्स जो अमाउंट है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी जो मूवमेंट है वो नहीं आएगी।
वेंचर कैपिटल को इस तरीके से डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सभी क्या हो जाती हैं, फिक्स्ड हो जाती हैं। रिजिडिटी इन रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स अलोकेशन जो है उसमें वो भी रिजिड हो जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिजिड हो जाएगा। एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फिक्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सब कुछ फिक्स हो जाता है और सारी चीज़ें मूव ऑन करने में प्रॉब्लम आती है। यही सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो कंट्री के जो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि इस तरीके से तो कंट्री जो है वो आगे ही नहीं बढ़ पाएगी, और ना ही किसी भी कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी कंट्री क्या नहीं कर पाएगी, कंपटीशन नहीं कर पाएगी। और जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो कोई कंट्री दूसरी कंट्री से चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वो आगे नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि हमें नीड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। हमें किसकी नीड है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। तो इन्होंने स्टार्ट किया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो कि है हमारा सेकेंड टाइप। Second type of fixed foreign exchange rate is flexible exchange rate. What is flexible exchange rate? Flexible exchange rate का मतलब है जब डिटरमाइन हो ये जो एक्सचेंज रेट है, ये डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बिहाफ में डिसाइड हो। यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है ये डिसाइड की जाती है या ये डिटरमाइंड होती है एट या बाय the demand and supply of foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होती है। तो हेयर वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो फ्लक्चुएट भी हो सकती है, एडजस्ट हो सकती है, आराम से फ्रीली मूव कर सकती है। तो जो भी इसके फ्लक्चुएशन होते हैं, कोई ऑफिशियल इंटरवेंशन इसमें नहीं होता, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, फ्लैक्सिबल होती है और इसमें किसी का कोई इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं होता। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी वो करेंसी आगे मूव करेगी, सप्लाई जिसकी ज़्यादा होगी, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ही ये एक्सचेंज रेट चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये एक्सचेंज रेट डिपेंड किस पर रहता है। इट इज़ फंक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज। अब इसका डिटर्मिनेशन जो है वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। इसका जो डिटर्मिनेशन होगा, यहाँ पर ये देखिए आर से मतलब है यहाँ पर रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फंक्शंस या डिपेंड्स, D इज इक्वल्स टू है यहाँ पर डिमांड ऑफ करेंसी एंड S इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ करेंसी। ये हो गया हमारा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई का, फॉरेन एक्सचेंज रेट के फ्लेक्सिबल का। सो इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बना लीजिएगा। जो लास्ट चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, उन्हें सॉल्व कर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।